हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। जो अब हम करेंगे वो आपके जो सामने होगी पूरी पीडीएफ होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वो आप देखते रहना। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ओनली उनको मैं रीड करूंगी, जिसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले होता है मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। आओ हम इसको नीचे चलते हैं। सेकंड, विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण होता है। नींबू जल, सोडा जल, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नींबू जल और सोडा जल किस चीज के उदाहरण हैं? ये विलयन के उदाहरण हैं। अगला है विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, उसको बोलते हैं विलायक। विलयन का वह घटक एक पूरे विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं विलायक। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक में घुला होता है उसको बोलते हैं विलय। जैसे हम चीनी और जल का उदाहरण लेते हैं। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो सबसे पहले पानी में चीनी को घोला जाता है। उसमें चीनी हमारा विलय है क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है और पानी विलायक है। ऐसे ही आयोडीन और अल्कोहल का जो मिक्सर होता है उसमें आयोडीन विलय है, अल्कोहल विलायक है। ऐसे ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दिए गए निश्चित तापमान पर, जैसे में कोई टेम्परेचर दे रखा है जो फिक्स है, अगर उस तापमान पर विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, निलंबन कैसा मिश्रण हो सकता है? एग्जाम में आ सकता है निलंबन जो है वो किस टाइप का मिश्रण होता है? आंसर आएगा विषममांगी, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, उनको बोलते हैं विषममांगी मिश्रण। विषममांगी मिश्रण। निलंबन के जो गुणधर्म होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट अभी हमने पढ़ा है पीछे, तो ये विषममांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इसके जो कण है वो आंखों से देखे जा सकते हैं। थर्ड, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ये हमारे निलंबन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, विषम, इनका जो मिश्रण है वो विषममांगी होता है। दूसरा, इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। चौथा, जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तो नीचे की ओर बैठ जाते हैं।
यही 4 इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। आंसर आ सकता है, जो विलयन है वो जो कोलाइडल विलयन है वो किस टाइप का मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण है, जैसे एग्जाम्पल है दूध, लेकिन प्रतीत होता है ये समांगी की तरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि जो कोलाइडल विलयन है वो किस टाइप का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। इसका आएगा विषमांगी मिश्रण आंसर में। नेक्स्ट है कोलाइडल के गुणधर्म। जो हम पढ़ रहे हैं सारे जो हाईलाइट पॉइंट्स है बस वो पढ़ रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया पीडीएफ में वो सब हम पढ़ रहे हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के गुणधर्म, जो भी कोलाइड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ये भी एक विषमांगी, निलंबन की तरह ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं दिखाई देते। थर्ड, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मारक को दृश्य बनाते हैं। फोर्थ, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये स्थायी होते हैं। जब हम इनको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं और ये स्थायी हो जाते हैं। 4 हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। फर्स्ट, एक तो विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इनके जो कण होते हैं उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। चौथा, ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उनके मारक को दृश्य बनाते हैं। और चौथा लास्ट है फोर्थ, इनको शांत छोड़ जाता है जब तल में नहीं बैठते। जो निलंबन के थे वो इससे अपोजिट थे सारे। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोलाइडल को प्रीक्षेपण माध्यम की अवस्था और प्रीक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है इसमें? कहना है कोलाइडल को हम ठोस, द्रव्य, गैस और प्रीक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शाही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। विलायक से विलय को हम कैसे अलग कर सकते हैं? क्वेश्चन हमारा आ सकता है, जो विलायक होता है उसको हम विलय से कैसे अलग कर सकते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा। जैसे हमने पानी लिया, उसमें थोड़ी ज्यादा चीनी घोलो, फिर उसको गैस पे रख के उबालो, पानी उबल जाएगा और नीचे जो हमारी चीनी थी उसमें वो बच जाएगी, उससे पता चल जाएगा। तो वाष्पीकरण विधि ये होती है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर और नमक का पृथक्करण किया जाता है। अगर हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कपूर और नमक का पृथक्करण कैसे किया जाता है? आंसर, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, ये पृथक्करण जो विधि होती है उसका प्रयोग बताए जा रहे हैं धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। ये सब चीजें जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं हम उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं। जो ये बीकर, जो ये स्टोव कॉर्क है बीकर के मीडियम से, तो उनको अलग हम ऐसे करते हैं।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल मैंने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा मैं बता दूंगी। ये नमक और कपूर वाला इम्पोर्टेंट है। ये जो तेल और जल के घुलनशील मिश्रण को पृथक करने में ये कौन सी विधि है बीकर वाली, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी हाईलाइट कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है जो पढ़ने जा रही हूँ। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। जो काली स्याही से जो डाई होती है, जो कपड़ों पे डाई होती है या अलग चीज़ों में जो भी हम डाई कराते हैं, तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जो कलरफुल कपड़े होते हैं उन पे भी डाई हो जाती है, तो पहले अलग करते हैं। वो किससे अलग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी, कोई मेथड्स होता है, उससे इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट, दो घुलनशील द्रव्यों का आश्वन विधि से पृथक्करण किया जाता है। जब दो पदार्थ बिल्कुल ही घुल जाते हैं उनको आश्वन विधि से अलग करते हैं। इस जो होती है दो घुलनशील पदार्थों को हम आश्वन विधि से अलग करते हैं, और इस विधि को आश्वन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबले हैं, जिनके घटकों के कथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। जो दो घुलनशील पदार्थ होता है वो भी किस टाइप के, जो एक तो फर्स्ट पॉइंट जो विघटित हुए बिना उबले होते, ऑप्शन में आ सकता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और इनके घटकों के कथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके कथनांक का अंतर 25 K से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए परभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। परभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किससे किया जाता है? जिनके कथनांक का अंतर 25 K से कम होता है, उनको हम किससे अलग करेंगे? परभाजी आश्वन विधि द्वारा। अभी एक एग्जाम्पल है, वायु एक समांगी मिश्रण है और वायु में जो घटक रहते हैं उसको हम परभाजी आश्वन विधि जो होती है उसके द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है किसी चीजों को अलग करना। नेक्स्ट, क्रिस्टलीकरण विधि, ये इंपॉर्टेंट विधि है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र से जल में जो नमक हम प्राप्त करते हैं उनमें बहुत सी अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। जो समुद्र से नमक हम निकालते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो नमक के साथ यूज नहीं होते, जो अशुद्ध होते हैं उनको क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। ये आपका आ भी सकता है कि समुद्र जो नमक होता है उसको हम कैसे अलग करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, समुद्र से जल निकालते हैं उसमें नमक को अलग करने के लिए किया जाता है, नमक को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। दूसरा, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, दो चीजों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन है उसको हम रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इसको दोबारा पढ़ देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब हम ये इम्पोर्टेंट है जो पढ़ने जा रही हूँ। धातुओं के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, धातुओं के क्या गुण होते हैं? फर्स्ट, ये क्वेश्चन धातु, अधातु, उपधातु इन तीनों में से एक के बारे में पूछ लिया जाता है। धातु जो है चमकीली होती है। सेकंड पॉइंट, ये चांदी जैसी सफेद और सोने की तरह पीले रंग की होती है। थर्ड, ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। फोर्थ, ये तन्य होती है
तन्य का मतलब है इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये अज्ञात वर्तः होती है, इसका मतलब है इनको पीटकर एक चादर की तरह पतला बनाया जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। अब कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम धातु बोल सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटाशियम, ये सब धातु के एग्जाम्पल हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। सिर्फ पारा ही एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव्य है। ये एक ऑब्जेक्शन केस है और ऐसे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है। अब हम पढ़ते हैं अधातुओं के गुण। अधातुओं की क्या क्या विशेषताएं होती है। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती है, ये अलग अलग रंगों की होती है। नंबर सेकंड, ये ताप व विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं सुचालक होती है, अधातुएं कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और अज्ञात वर्धन नहीं होती। धातुओं में इसके अपोजिट था और इसमें नहीं है, उसमें सब होता था। अब इनके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ अधातु के। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब अधातु के एग्जाम्पल हैं। इसमें हम ब्रोमीन, क्लोरीन आदि को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपधातुएं क्या होती है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातुएं हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, लेकिन इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा एवं ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य है। 11 तत्व गैसें हैं, 2 है द्रव्य। पारा और ब्रोमीन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। गैलियम एवं सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था ले लेते हैं। जब 303 केल्विन से अधिक तापमान कमरे का हो जाता है तो गैलियम और सीजियम भी द्रव्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब यौगिक क्या होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं उससे हमें यौगिक प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब हम ये भी मैं थोड़ा पढ़ूंगी, इसको थोड़ा बहुत ध्यान से सुन लेना, याद हो जाएगा। मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस क्या होते हैं। मिश्रण के बारे में थोड़ा है और यौगिक के बारे में थोड़ा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर ढंग से पढ़ लेना। मिश्रण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। और अब यौगिक, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण में परिवर्तन होता है लेकिन यौगिक में स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। यौगिक नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। फोर्थ, मिश्रण के बारे में। मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ये टेबल है, इसको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जब आप इसको चलाओ देख लेना, या आप अपने साथ एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक रख सकते हो जिससे आप इजीली जो मैंने रीड किया है उसको आप हाईलाइट कर लेना, फिर एक बार उसको रीड कर लेना। आपका पूरे लेसन को पढ़ने में टाइम जो है वो बच जाएगा। अब हम देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। नेक्स्ट, विलयन की सांद्रता इसके
इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषममांगी विसरण है। ये मैंने कुछ आगे भी करा दिया, लेकिन दोबारा थोड़ा रिपीट किया जो इम्पोर्टेंट है वो। कोलाइड एक विषममांगी विसरण है जिससे कणों का आकार इतना छोटा होता है उनको सरलता से नहीं देखा जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट, यौगिकों के गुण जिसमें उस निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 9th क्लास साइंस रीड किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सब हाईलाइट किए हुए। आप अपने साथ जब पढ़ने बैठो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड भी कर सकते हो या आपके पास बुक अवेलेबल है तो वो भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको इजीली आपका टाइम बचेगा और इजीली याद हो जाएगा। थैंक यू।